आप सभी का स्वागत है। पिछले चिंतन शिविर में ताई ने हमें बताया कि जैसी शिक्षा वैसा व्यक्ति और जैसी शिक्षा वैसा समाज और जैसा शिक्षक वैसी शिक्षा। तो यदि हमें राज्य और समाज दोनों का मार्गदर्शन करने के लिए गुरुकुल होते थे, ताई ने ऐसा पिछली बार हमें बताया भी। और यदि हमें सामाजिक व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था इन तीनों में परिवर्तन करना होगा, तो इनमें तीनों में प्राथमिकता देखेंगे तो शिक्षा व्यवस्था की प्राथमिकता के साथ परिवर्तन करेंगे तो अन्य में परिवर्तन हो ही जाएगा। ताई ने भी बताया कि स्नातक माने क्या और स्नातक किनको माना जाता था और स्नातक में क्या-क्या वो अध्ययन करते थे। एक विशेष प्रकार का स्नान करना, ये ताई ने स्नातक के रूप में हमें बताया। और समावर्तन अनुशासन क्या हो, उसके बारे में भी ताई ने बताया। स्नातक व्यक्ति शील संपन्न, शास्त्र संपन्न और शस्त्र संपन्न हो, ऐसा भी पिछले सत्र में बात हुई। केसरी जी, ताई ने भी बताया केसरी जी, सनातन नहीं, स्नातक। स्नातक विशेष प्रकार का स्नान किया है उसे स्नातक कहते हैं। और स्नातक व्यक्ति शील संपन्न, शस्त्र संपन्न और शास्त्र संपन्न होता है। जी जी। और गुरुकुल से पहले गृहकुल होना चाहिए। और गृह गुरुकुल में क्या-क्या हो, तो उसको ताई ने हमें पिछली गत सत्र में बताया। आगे के सत्र के लिए मैं ताई से अनुरोध करता हूँ कि हमारा इसलिए गुरुकुल विषयक इस चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। आज के समय में अर्थात 21वीं शताब्दी में वर्तमान विश्व स्थिति और हमारे देश की स्थिति के संदर्भ में यदि हमें गुरुकुल का विचार करना है तो किन बातों पर आग्रह करना पड़ेगा, आग्रह करके उसी प्रकार से रचना करेगी, इसका विचार हम गत सत्र में कर रहे थे। उसका कुछ मात्रा में पुनः स्मरण करें तो पहली बात यह है कि गुरुकुल ये छोटे बच्चों का विद्यालय नहीं है। गुरुकुल शिक्षा पूर्ण होती है तब तक की शिक्षा की व्यवस्था है। यदि आज के संदर्भ में देखें तो 16 वर्ष की आयु में 15 से 16 वर्ष की आयु में व्यक्ति 10वीं पास होता है। 17-18 वर्ष की आयु में 12वीं पास होता है। 20-21 वर्ष में ग्रेजुएट होता है अर्थात स्नातक होता है। 22-23 वर्ष में वो अनुस्नातक अर्थात मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करता है। उसके 5 वर्षों में वह पीएचडी होता है। सामान्य रूप से ये बीए तक की, मास्टर्स तक की शिक्षा पूर्ण हुई ऐसा कहते हैं। पीएचडी करने के लिए रुकते हैं तो जब पीएचडी हो जाएगी तब हमारी शिक्षा पूर्ण हुई ऐसा कहेंगे। और शिक्षा पूर्ण हुई का संकेत क्या है? अब पैसा कमाने लगो और विवाह करके गृहस्थाश्रम शुरू करो। अब हमारी परंपरा में विवाह नहीं होता है और अर्थार्जन शुरू नहीं होता है तब तक की अवस्था ब्रह्मचर्याश्रम कही जाती है। तो ये शिक्षा का संबंध संपूर्ण ब्रह्मचर्याश्रम के साथ है। तो हमें गुरुकुल की कल्पना करना है। गुरुकुल का स्वरूप कैसा होगा इसका विचार करना है। तो पूर्ण शिक्षा माने जब तक पढ़ना है तब तक की शिक्षा का एक साथ विचार करना होगा, उसको गुरुकुल कहेंगे। माने गुरुकुल में 20 वर्ष के युवा भी पढ़ रहे हैं, 22 वर्ष के भी पढ़ रहे हैं
18 वर्ष के, 15 वर्ष के, 10 वर्ष के भी पढ़ रहे हैं, ऐसे एक पूर्ण शिक्षा क्रम को गुरुकुल का शिक्षा क्रम कहा जाएगा। तो एक बात तो हमारे मन में ये होना चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे रूप में इसको बांटकर उनके लिए अलग अलग विद्यालय शिक्षा की अलग व्यवस्था, और फिर उसमें प्राइमरी है या बहुत हो गया तो 10वीं तक की शिक्षा है, उसको तो गुरुकुल के रूप में करो, और बाद में शब्द क्या प्रयोग करते हैं, मेन स्ट्रीम के विद्यालय में भेजो। मेन स्ट्रीम माने मुख्य धारा का विद्यालय, उसमें भेजो। ये ऐसा गुरुकुल, ये सही अर्थों में गुरुकुल नहीं है। तो जब तक पढ़ना है तब तक एक ही पद्धति से पढ़ो, उसके लिए हमें गुरुकुल की कल्पना करनी चाहिए। आज यदि हम कहेंगे कि नहीं हम तो वो 12 वर्ष का होगा, 15 वर्ष का होगा, तब तक के लिए गुरुकुल करेंगे और बाकी फिर मेन स्ट्रीम में जाएंगे, तो ऐसे गुरुकुल के लिए श्रम करने की, परिश्रम करने की, संसाधन जुटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका कोई आगे जाकर अर्थ ही नहीं रहेगा। इसलिए पहला मुद्दा जो आज हम आग्रह पूर्वक स्मरण में रखने की आवश्यकता समझते हैं, वो यह है कि गुरुकुल पूर्ण शिक्षा का विद्या केंद्र होगा। गत सत्र में हमने देखा था कि गुरुकुल में प्रवेश की आयु क्या होती है, तो सामान्य रूप से 8 वर्ष पूर्ण होने पर वह गुरुकुल में जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, आज जो गुरुकुल चलते हैं, 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद वह विद्यालय में माने गुरुकुल में जाता है। ये बड़ा व्यावहारिक संदर्भ है। अपने माने घर से बाहर अकेला वो रह सके, फिर अपने कपड़े भी धो सके, अपने बर्तन साफ कर सके, अपना बिस्तर लगा सके, अपना सामान व्यवस्थित रख सके, ऐसी क्षमता उसमें आ जाएगी। उसके बाद वह गुरुकुल में प्रवेश लेगा, ऐसा विचार करके 10 वर्ष की आयु कही जाती है। परंतु हमारी परंपरा में 8 वर्ष पूर्ण होने पर वह गुरुकुल में जाता था, और ये सही भी है, 8 वर्ष पूर्ण होने पर गुरुकुल में जाना। इसका अर्थ है औपचारिक अध्ययन शुरू होना। गुरुकुल में अध्ययन के लिए ही जाया जाता है, इसलिए वह औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ है। गत सत्र में हमने ये भी देखा था कि गुरुकुल में 12 वर्ष का शिक्षा क्रम सामान्य रूप से होता है, फिर असामान्य रूप से आपका 20 वर्ष का भी होगा, 16 वर्ष का भी होगा, ये तो हो सकता है ये, परंतु ये असामान्य है। सामान्य शिक्षा क्रम 12 वर्ष का होगा। और हमने देखा था कि 12 वर्ष के शिक्षा क्रम में तो वह कितने सारे शास्त्र पढ़ लेता था, शस्त्र संचालन पढ़ लेता था, व्यवहार की कई बातें सीख लेता था, कोई न कोई एक उत्पादक कार्य अथवा कोई न कोई एक वेदाध्ययन से अतिरिक्त व्यवहार की शिक्षा भी ग्रहण कर लेता था। तो इतना सारा वो 12 वर्ष में कैसे करता होगा? आज हम 12 वर्ष के शिक्षा क्रम के बाद व्यक्ति 12वीं पास होता है, तो हम देखते हैं 12वीं पास हुए विद्यार्थियों में ऐसी कोई क्षमता नहीं होती, उसने तो शास्त्रीय अध्ययन शुरू भी नहीं किया है। हाँ, ये बात है कि उसने 5 वर्ष पूर्ण होकर विद्यालय में प्रवेश किया है। तो हम 3 वर्ष और भी देखें तो वह 12वीं के बाद 3 वर्ष में सामान्य रूप में ग्रेजुएट होगा। तो ग्रेजुएट हो गया, स्नातक हो गया, उस विद्यार्थी को आज किसी भी शास्त्र में गहराई से कुछ जानकारी होती ही नहीं है। शस्त्र संचालन की तो बात ही नहीं, शील संपादन ये तो अभी विद्यालयों का विषय ही नहीं रहा कि उसने चरित्रवान भी होना चाहिए, ये तो विद्यालय को देखना नहीं है।
शस्त्र संचालन कभी शिक्षा क्रम में आता ही नहीं है। और शास्त्र की भी स्थिति तो ऐसी है कि उसको कोई भी शास्त्र सांगोपांग तो पता ही नहीं है। तो फिर ये क्या हुआ कि 12 वर्ष पढ़ने के बाद और अतिरिक्त 3 वर्ष का शिक्षा क्रम वो करने के बाद भी उसको कुछ आता जाता नहीं है। और हम कल्पना करते हैं कि गुरुकुल के 12 वर्ष के शिक्षा क्रम में उसको इतना सारा आता है। हमने ये भी देखा था कि ये केवल कलियुग का प्रताप नहीं है, ये केवल क्षमताओं का क्षरण हो जाना काल क्रम से स्वाभाविक है, ऐसी भी बात नहीं है। वो बात तो ये है कि आज के विद्यालय में, महाविद्यालय में जाने वाले छात्रों की ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है, इसलिए उनको आता नहीं है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाने में कोई कमी रह जाती है, संसाधनों की कोई कमी है, समय की कोई कमी है, ऐसा नहीं है। परंतु उनकी विद्यार्जन की, ज्ञानार्जन की क्षमता ही विकसित नहीं हुई है। जैसे हम कहते हैं ना कि यदि तेज भागने की क्षमता पैरों में नहीं है, तो वो दौड़ की स्पर्धा में भाग कैसे लेगा या कैसे तेज भागेगा? नहीं भागेगा। क्षमता होनी चाहिए, पहले पैरों में क्षमता होनी चाहिए, हाथ में क्षमता होनी चाहिए, शरीर में वजन उठाने की ताकत होगी, तभी तो वो वजन उठाएगा, नहीं तो कैसे उठाएगा? इसलिए पहला मुद्दा है वो क्षमता का है। गुरुकुल में अध्ययन के लिए प्रवेश करते समय विद्या ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर योग्यता तय होती है। तो योग्यता होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। बिना योग्यता के गुरुकुल में अध्ययन के लिए प्रवेश नहीं हो सकता है। अगर हो भी गया तो उसको विद्या ग्रहण करना आता नहीं है, इसलिए उसका गुरुकुल का समय तो व्यर्थ जाता है। तो फिर ये योग्यता कैसे प्राप्त होगी, ये पात्रता कैसे निर्माण होगी, क्षमता कैसे उसमें विकसित होगी? उसका आधार पूर्व के 8 वर्षों में उसका संस्कार संगोपन कैसे हुआ है, उसके ऊपर है। इसलिए पूर्व के 8 वर्ष जो घर में रहता है, उसकी शिक्षा का क्रम भी कैसा होगा, इसका विचार आज हमको करना चाहिए। इसको हमने कहा कि गृहकुल या गृह गुरुकुल कहो, इसका आज हमको विचार करना होगा। गुरुकुल चलाने से पहले, गुरुकुल शुरू करने से पहले ये 8 वर्ष कैसे बीतेंगे, उसकी यदि कोई चिंता नहीं की, उसकी व्यवस्था नहीं की, तो हम गुरुकुल चला ही नहीं सकते। गुरुकुल में जो शिक्षा क्रम होना चाहिए वो हो ही नहीं सकता, वो बहुत ही कच्चा रह जाएगा, बहुत ही ऐसा क्षीण, दुर्बल, जैसा तैसा, ऐसा ही रह जाएगा। तो ज्ञानी व्यक्ति तैयार ही नहीं होंगे, विद्वत जन तैयार ही नहीं होंगे, फिर हमको विद्वत्ता के ही मापदंड थोड़े कम करने पड़ेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले 8 वर्ष के शिक्षा क्रम को समझो, इसको गृह गुरुकुल नाम दो। पहले नहीं दिया जाता था, घर में कोई विद्यालय थोड़े होता था। वो तो घर है, घर में मनुष्यवी पद्धति से जिया जाता है, घर में मजा किया जाता है, घर में साथ में जीना है। वो विद्यालय कहाँ आ गया? ये माने परंपरा में विद्यालय माने औपचारिक शिक्षा का केंद्र, ये तय है, और इसलिए घर को विद्यालय नहीं कहते थे। परंतु आज हमको घर को विद्यालय कहना होगा, उसको भी गुरुकुल कहना होगा, और उसमें किस प्रकार से योग्यता निर्माण होती है, क्षमताओं का विकास होता है, इसका विचार करना ही होगा। घर को विद्यालय कैसे बनाया जाए,
गृह गुरुकुल कैसा हो, इसके लिए भी अलग से हमको चिंतन करना होगा। इस दृष्टि से हम गृह गुरुकुल का स्वरूप कैसा होगा, इसका विचार करेंगे। गृह गुरुकुल का प्रारंभ हमको 8 वर्ष की आयु है, वो कुछ तबकों में, कुछ पड़ावों में वर्गीकृत करनी होगी। तो कहाँ से शुरू होता है? इस जन्म का जीवन गर्भाधान से शुरू होता है और तब से शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता उसी समय से निर्माण होती ही है ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता। ऐसा समझकर, ये सृष्टि का सिद्धांत है, यह समझकर तभी से हमको विचार करना चाहिए। गर्भाधान के समय जो जीव माता की कोख में, माता के गर्भाशय में आता है, गर्भ का कवच धारण करके रहता है, वो उस समय वह जीव अपने पूर्व जन्मों की यात्रा के एक पड़ाव के रूप में आया है। इसलिए अपने साथ वह पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आया है। कौन सा जीव आएगा गर्भाशय में, उसका आधार माता पिता कैसे जीव को आमंत्रित करते हैं उसके ऊपर है। इसलिए योग्यता, पात्रता निर्माण तो तभी से होती है जैसे माता पिता वैसा ही जीव उनके पास आता है। अगर अच्छा, योग्य, अच्छे संस्कार वाला, अच्छे गुणों वाला, अच्छी क्षमताओं वाला जीव हमें चाहिए, तो ऐसे माता पिता ने गर्भाधान से पूर्व भी अपनी योग्यता निर्माण करनी चाहिए। इसलिए बालक कैसा होगा, जैसे माता पिता वैसा उनके यहाँ आने वाला जीव। तो वह जीव पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आता है। उस जन्म जन्मांतर की यात्रा उसकी चालू ही रहती है, उसमें एक पड़ाव यह जन्म है और इस जन्म का प्रारंभ पूर्व जन्म के सारे संस्कारों को वो साथ में लेकर आया है, वहां से शुरू करता है। यदि हमें योग्य जीव चाहिए, योग्य संतान चाहिए, तो माता पिता को गर्भाधान से पूर्व भी अपनी शिक्षा का विचार करना चाहिए, अपनी योग्यता का विचार करना चाहिए। ऐसा हमारा संतति शास्त्र कहता है, ऐसा हमारा अधिजनन शास्त्र कहता है। अधिजनन शास्त्र माने जन्म से संबंधित शास्त्र। तो कैसा बालक आएगा, इसका आधार माता पिता की योग्यता पर है। तो यदि हमें योग्य बालक चाहिए तो माता पिता को अपनी योग्यता निर्माण करनी होगी। यह गर्भाधान से पूर्व की माता पिता की शिक्षा है, यह माता पिता बनने से पूर्व की शिक्षा है, दंपति की शिक्षा है। तो गुरुकुल शुरू करने से पहले दंपति की शिक्षा का विचार भी गृह गुरुकुल में प्रथम चरण में करना होगा। वैसे तो ये बहुत पहले पूर्व तक जाता ही है। दंपति की शिक्षा का विचार करना है तो पति पत्नी का माने विवाह का विचार करना होगा। विवाह का विचार करना है तो अच्छे स्त्री और पुरुष बनने की शिक्षा का विचार भी करना होगा, परंतु उसका विचार हम बाद में करेंगे। अभी शुरुआत कहाँ से होगी, तो नव दंपति की शिक्षा अच्छे माता पिता बनने की दिशा में ये हमको करना होगा। गृह गुरुकुल का यह पहला चरण है, नव दंपति की शिक्षा। इस शिक्षा में बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारा उसका विस्तार है, परंतु हम उसमें अभी नहीं जाएंगे।
क्योंकि हमको 8 वर्ष तक की यात्रा का विचार करना है। तो ये पहला चरण हुआ। दूसरा चरण हुआ गर्भाधान संस्कार और गर्भाधान की कृति। शास्त्र कहते हैं कि गर्भाधान के समय में आने वाले जीव का स्वभाव माने जाति, आयु और भोग, उसका जीवन कैसे बीतेगा, ये सब तय होता है। इसलिए गर्भाधान का क्षण कैसा होगा, उसके लिए स्थिति कैसी होगी, परिस्थिति कैसी होगी, मनस्थिति कैसी होगी, शरीर की स्थिति कैसी होगी, भावात्मक स्थिति कैसी होगी, इन सब की शिक्षा नवदंपति को मिलनी चाहिए। उसके बाद शुरू होता है तो पड़ाव, माने वो जो जीव गर्भ में आया तब से लेकर 2 दिन केवल, ये दूसरा चरण है। हमको लगता है कि वो तो सब, तो उसका तो पता भी नहीं चलता। आज दुस्थिति ये है कि पता ही नहीं चलता गर्भधारणा हुई है। किसको नहीं पता चलता? जिसकी हुई है उसको भी पता नहीं चलता, घर वालों को भी पता नहीं चलता, डॉक्टर के पास जाने का भी पता नहीं चलता, डॉक्टर के पास गए तो भी पता नहीं चलता। 1 महीने के 1.5 महीने के बाद पता चलता है, तो ये 1.5 महीने का समय बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक क्रूशियल बातें मिस हो जाती हैं, चूक ही जाते हैं, तो शिक्षा तो होती ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया जाता उसकी तरफ। तो इसका हमको कोई न कोई ऐसा शिक्षा क्रम बिठाना होगा कि गर्भधारणा होते ही पता चले। पहले 2 दिन में जो स्थिति होती है उसको कहते हैं कलल। उस कलल की स्थिति में संस्कार ग्रहण करने की सर्वाधिक क्षमता उस जीव में होती है। उसके बाद की स्थिति होती है बुद्बुद। वहां क्षमता कम होती है परंतु तीव्र तो उतनी ही होती है, इसलिए वह भी शिक्षा ग्रहण करने का समय है। बुद्बुद के बाद वह भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाद वह गर्भ बनता है और फिर 9 मास गर्भाशय में गर्भ के रूप में उसकी यात्रा होती है। ये पूर्ण शिक्षा ग्रहण करने की अवस्था है। अब इसके नियम क्या है, मोटे मोटे सूत्र क्या है? इस अवस्था में, गर्भावस्था में शिक्षा संस्कार के रूप में ग्रहण की जाती है। वह उपदेश के रूप में नहीं, वह कृति के रूप में नहीं, बुद्धि के रूप में नहीं, ऐसे नहीं ग्रहण की जाती, वह संस्कार के रूप में ग्रहण की जाती है। संस्कार चित्त पर होते हैं। चित्त इस समय में सर्वाधिक सक्रिय होता है। शिक्षा ग्रहण करने के दूसरे अंग जो बाद में विकसित होते हैं वे होते हैं कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सब ज्ञान ग्रहण करने के जो साधन होते हैं वे तो अभी विकसित नहीं हुए हैं, वो हैं परंतु लेटेंट रूप में हैं, अभी वो व्यक्त नहीं हुए हैं। अव्यक्त रूप में चित्त में ये सब होते हैं परंतु वे ज्ञान ग्रहण करने के माध्यम नहीं होते हैं, क्योंकि वे अभी मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं, प्रकट नहीं हुए हैं। इसलिए चित्त सर्वाधिक शक्तिशाली है, सर्वाधिक सक्रिय है और वह संस्कार ग्रहण करता है। कौन से संस्कार ग्रहण करेगा? माता के माध्यम से, माता के आसपास, माता से संबंधित जो लोग हैं, आत्मीय जो लोग हैं, निकटवर्ती जो लोग हैं, वे माता सबसे प्रथम, माता सर्वाधिक, और बाकी ये सब भी जो घर में आसपास रहते हैं, जिनका उस जीव के साथ दुनियादारी का भी संबंध है, माने कोई पिता है, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई दादा है, कोई दादी है, कोई चाचा है, ये सारे उसके साथ संबंधित लोग हैं। उन सब, वे सब
जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो खाते पीते हैं, जैसे विचार करते हैं, जैसे उनके मनोभाव होते हैं, उन सब का माता के साथ जो व्यवहार होता है, उसमें जो अभिव्यक्ति होती है, उन सब से वह गर्भ संस्कार ग्रहण करता है। ये संस्कार ही ज्ञान ग्रहण, वो सीखता है। तो हम कहते हैं ना कभी, वो तो माँ के पेट से सीख कर आया है, तो यही सारा सीखता है। और उन सब में सर्वाधिक प्रभावी होती है माता। इसलिए माता का आहार विहार, विहार में वस्त्र परिधान, संगीत श्रवण, व्यायाम, योगाभ्यास, सत्संग, मनोरंजन, इन सभी बातों का समावेश होता है। तो माता के माध्यम से वह ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था में उसकी ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता इतनी अधिक होती है कि कैसा भी जटिल विषय उसको समझ में आता है, कैसा भी कठिन विषय उसके लिए कठिन नहीं होता है। अगर आप अध्यात्म की बात करो तो वो अध्यात्म भी ग्रहण करता है, भौतिक पदार्थों की बात करो तो उसका भी ज्ञान उसे होता है। कोई भी विषय उसके लिए कठिन नहीं, जटिल नहीं, अपरिचित नहीं, वो नहीं ग्रहण कर सकेगा ऐसा नहीं होगा। सर्वाधिक ज्ञान ग्रहण क्षमता है, केवल शर्त इतनी है कि देने वाला उसको समझता हो। यानी कभी कभी संगीत श्रवण है, माता स्वयं गाती है तो उसे तो वह ग्रहण करता है, परंतु आप मोबाइल में लगा दो तो उसका प्रभाव वैसा नहीं पड़ता। मोबाइल का जो भौतिक नुकसान है वो तो होता है, परंतु उसका भावात्मक कोई वो ग्रहण नहीं करता। प्रेरणा मोबाइल से नहीं ग्रहण करता, प्रेरणा माता से ग्रहण करता है। इसलिए इस अवस्था में सिखाने वाले जैसे होंगे, जो भी सिखाएंगे वो सारा वह ग्रहण करेगा। इसलिए अभिमन्यु, अष्टावक्र, प्रहलाद आदि सभी के उदाहरण हमें ज्ञात है कि वो गर्भावस्था में ही सब कुछ सीखे थे। चक्रव्यूह भेदन करने की विद्या अभिमन्यु सीख गया। अध्यात्म विद्या अष्टावक्र माँ के पेट में थे तभी सीख गए, क्योंकि माता सुन रही थी पिता अपने शिष्यों को क्या पढ़ा रहे हैं। माता समझती थी, और माता समझती थी इसलिए वो संक्रांत होता था वो गर्भस्थ जीव के ऊपर। तो अष्टावक्र वहीं से सीख कर आए। उन्होंने कैसा ग्रहण कर लिया, तो उन्होंने, मैंने कथा ऐसे आती है कि अष्टावक्र माँ की कोख से ही पिता क्या पढ़ा रहे हैं वो सुनते थे। तो एक बार पिता के पढ़ाने में कोई त्रुटि रह गई, दोष रह गया, तो गर्भ में से बालक ने कहा कि नेदम पितु सम्यक इवोपवर्तते, अरे पिताजी आप ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं। वो आवाज कहाँ से आई? पिता को आश्चर्य हुआ, उन्होंने देखा समझ में नहीं आया, दूसरी बार बोला, तीसरी बार बोला, तो पिता को समझ में आया, ओहो अभी तो वो गर्भस्थ जो जीव है वही बोल रहा है। तो पिता को नहीं आना चाहिए, परंतु क्रोध आया। अभी से मेरी त्रुटि निकालता है। अगर सही दिशा में होता तो आनंद होता कि ओहो अभी तो उसका जन्म भी नहीं हुआ है और वो इतना समझता है, बेटा मेरे से भी समाया है, ऐसा होता। परंतु संयोग से पिता को क्रोध आया कि अभी तो जन्म भी नहीं हुआ है और पिता की त्रुटि निकालता है। तो उन्होंने उसको शाप दिया, तुम इतने टेढ़े हो कि पिता की त्रुटि निकालते हो, तो जाओ तुम 8 अंगों से टेढ़े बनकर, वक्र बनकर ही जन्म लोगे। वो गर्भस्थ जीव ने इसका भी स्वीकार कर लिया, ये भी ग्रहण कर लिया, और वो 8 अंगों से वक्र बनकर ही जन्मा। अष्टावक्र, 8 अंग जिसके टेढ़े हैं वैसा। तो गर्भ में जीव को
ये सारी स्थूल सूक्ष्म कठिन जटिल पेचीदी सभी बातों को वह ग्रहण करता है। इसलिए गर्भावस्था सगर्भावस्था के यानी जन्म पूर्व के 9 महीने में माता का ध्यान सर्वाधिक रखना चाहिए। ऐसे जीव को, गर्भ में जो जीव है उसके बारे में एक तो हुआ संस्कार ग्रहण, दूसरा हुआ आहार, माता का आहार विहार आदि का ध्यान रखना, तीसरा ध्यान ये रखना है कि उसको ये सारा विश्व जिस दुनिया में वो आने वाला है सब शुभ है, उसका अनुभव होना चाहिए। विश्व में, जगत में शुभ अशुभ दोनों होता है, अच्छा बुरा दोनों होता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये दुनिया होती है, परंतु गर्भस्थ जीव को शुभ विचार, शुभ भावनाएं, शुभ स्थिति, इसका ही परिचय अधिक होना चाहिए, उसके संस्कार अधिक होने चाहिए। बाद में आएगा तो वो अशुभ भी होता है, वो समझ जाएगा। क्यों? उससे उसका चरित्र शुभ देखने वाला, शुभ चिंतन करने वाला ऐसा बनता है। इस अशुभ से उसकी रक्षा होती है, क्योंकि गर्भस्थ जीव को रक्षा की बहुत आवश्यकता है, इसलिए सुरक्षा करो। तो अशुभ तत्वों से भी सुरक्षा करो। श्रोताओं में से अनेक लोगों को ये ज्ञात होगा कि घर की पुत्रवधू, यदि बड़ी पुत्रवधू सगर्भा है और उस समय घर के किसी व्यक्ति का स्वर्गवास हुआ तो उसको अंत्य दर्शन नहीं करने देते हैं। क्यों? किसको बचाना है? अब ये तो दायित्व है, वो तो बड़ी पुत्रवधू है, उसको तो ससुर को, सास को अंत्य दर्शन करके प्रणाम करना ही है, ये तो रिवाज है, प्रचलन है। परंतु यदि वह सगर्भा है तो नहीं करने दिया जाता। क्यों? उस जीव की रक्षा करनी है अशुभ से। ये तो एक उदाहरण हुआ, ऐसे सभी बातें, कंकास, क्रोध, आसक्ति, मत्सर, मत्सर माने द्वेष, ऐसी ऐसी भावनाओं से भी उसकी रक्षा करना है। ये पहली रक्षा माता के माध्यम से होती है, इसलिए माता को संभालो, उसकी रक्षा करो, उसको प्रसन्न रखो, उसको उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करो, उसका आहार विहार नियमित हो, अच्छा हो, इसके लिए ध्यान रखो। तो कहा ये गया है कि दूध से पूर्ण भरा हुआ पात्र हाथ में पकड़कर सीढ़ियां चढ़नी है और एक बूंद भी उसमें से छलके नहीं, इसका ध्यान रखना है। तो कितनी सावधानी से हम सीढ़ी चढ़ते हैं, उतनी सावधानी से गर्भवती माता का ध्यान रखना है। ये उस आने वाले जीव की सुरक्षा के लिए है। हाँ, 16 संस्कारों में से गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, इनका अत्यंत महत्व है। आप ये ना समझिए कि ये के ब्राह्मण वर्ण के ही होते हैं, ये सभी वर्णों के लिए ये सारे संस्कार करना आवश्यक है। उनका मर्म समझकर, उनका तत्व समझकर, उनका महत्व समझकर ये संस्कार करने चाहिए। और फिर दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार, ये तो सब है ही, ये सब करना तो जन्म तक, माने जन्म होने तक वो बहुत कुछ सीख कर आता है, बहुत कुछ योग्यता लेकर आता है, बहुत सारी पात्रता उसकी निर्माण हो गई है। अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो ये ऐसी हानि है जो कभी भी भरपाई नहीं हो सकती। जो 3 मास के गर्भ पर संस्कार होता है वह 9 मास पे नहीं होता है, वह जन्म के बाद नहीं होता है। वो कभी भी उसकी भरपाई नहीं हो सकती, जो गया समय वो तो गया। अगर अज्ञान में
अनाड़ीपने में बीत गया, उसको तो कैसे भरपाई करेंगे? अब जो बचा है उससे जो करना है वो करो। कभी अगर बाद में पता चलता है कि अरे रे गर्भावस्था में ऐसा हुआ था, मैंने माता गर्भवती थी तब ऐसा हुआ था, तो खेद का अनुभव करना, अफसोस का अनुभव करना, इसके अलावा और कुछ नहीं रहता है। इसलिए आज हमको इतनी विपरीत स्थिति है कि सारे बेखबर हैं और नहीं करने जैसा सब कुछ करते हैं और आने वाले जीव की सारी योग्यताओं को हम कम कर देते हैं, उसका पोटेंशियल कम कर देते हैं। इसलिए आज गुरुकुल के संदर्भ में गृह गुरुकुल की बात करेंगे तो उसका ये जो प्रथम चरण है, उसका शास्त्र पुनः प्रकाश में आना चाहिए। केवल भारत में जन्म को लेकर जो शास्त्र है, उसका बहुत अधिक विस्तार से, बहुत अधिक गहराई से निरूपण हुआ है। दुनिया के शेष सभी देशों को एक साथ मिला दो तो भी भारत के जितना उन्होंने इस शास्त्र का विकास नहीं किया है। भारत में ये सब परंपरा के रूप में, शास्त्रों के रूप में, ग्रंथ के रूप में, जानकार लोग के रूप में आज भी हमारे पास है। केवल हम उनकी उपेक्षा करते हैं, हमने मुख मोड़ लिया है उससे। इसको पुनः स्मरण पथ में लाना, उसको पुनः क्रियान्वयन के पथ में लाना, ये आज हमारा काम है। इसलिए गृह गुरुकुल के संदर्भ में बात करेंगे। ये नवदंपति का काम नहीं है, ये केवल घर वालों का काम नहीं है, ये विद्वत जनों का काम है, ये शास्त्रों को जानने वाले का काम है कि आज हमको पुनः इसको प्रचलन में लाना है। तो क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब करके गृह गुरुकुल का ये प्रथम चरण है, वो अच्छे से अच्छा संपूर्ण समाज में प्रचलित हो, ये हमको देखना है। क्या हुआ? हाँ, अब दूसरा पड़ाव, यानी ये जो महत्व, जैसे हम प्री प्राइमरी से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, ये जैसे पड़ाव कर रहे हैं, ऐसे ही ये पड़ाव है। केवल उसको प्री प्राइमरी माने प्री नेटल, प्री बर्थ ऐसा नहीं कहना, इसको गर्भावस्था, फिर दूसरा पड़ाव है वो जन्म। जन्म कैसे होता है, ये जैसे गर्भाधान बहुत क्रूशियल था, ऐसे जन्म भी बहुत क्रूशियल है। हम कहते हैं बालक को जन्म देना, नहीं, बालक को जन्म दिया नहीं जाता है, बालक स्वयं जन्म लेता है, क्योंकि विकास करने की, इस विश्व में आने की उसको इच्छा है। वह जानता है कि अब मेरा समय हो गया, मुझे माता के गर्भाशय से बाहर इस विश्व में आना है। इसलिए वह स्वयं प्रेरणा से जन्म लेता है। माता ने उसे सहयोग करना चाहिए, घर के लोगों ने उसमें सहयोग करना चाहिए और बहुत अनुकूल अच्छी स्थिति निर्माण करनी चाहिए। इस अच्छी स्थिति के आयाम क्या है? पहला, हॉस्पिटल में जन्म नहीं होना चाहिए, घर में होना चाहिए। अब सुनने वाले भी कहेंगे आज कैसे संभव है? हाँ, आज संभव नहीं है तो संभव बनाओ इसको। यदि हम राष्ट्र की नई पीढ़ी समर्थ चाहते हैं तो ये संभव बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि पूर्व में एक झोपड़ी में रहने वाले झोपड़ी में जन्म नहीं देते थे, ऐसा नहीं है। झोपड़ी में भी जन्म हो सकता है, लेकिन वो झोपड़ी घर है। महलों में भी आज जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि वहां कोई ऐसा अनुकूल वातावरण ही नहीं है और पता ही नहीं है, अज्ञान है। इसलिए आज महल नुमा घर होता है तो भी घर में जन्म नहीं होता, और झोपड़ी होती है तो कैसे ही होगा, ऐसा हम कहते हैं। इसके सीधे साधे कारण है। वह जब अंदर के विश्व से, गर्भाशय के विश्व से
बाहर के विश्व में आता है, तब वह एक्सपोज होता है। पहला एक्सपोजर उसके शरीर का होता है, उसकी ज्ञानेंद्रियों का होता है। ये ज्ञानेंद्रियां ज्ञान ग्रहण करने की इंद्रियां हैं, उनकी क्षमता बहुत अधिक होनी चाहिए। वो जितनी अधिक होगी उतना ही तो ज्ञान ग्रहण करेगा। तो इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से वह कौन सी बातों का अनुभव करता है? आंखों से प्रकाश, रूप रंग, कानों से ध्वनि, त्वचा से स्पर्श, नाक से गंध, जिह्वा से स्वाद, ये ग्रहण करता है। बाहर की दुनिया में जो स्वाद है, बाहर की दुनिया में जो रूप रंग है, बाहर की दुनिया का प्रकाश है, बाहर की दुनिया के लोगों के, वस्तुओं के, पदार्थों के स्पर्श है, बाहर के पदार्थों के गंध है, ये सब ग्रहण करता है। जैसे ही हॉस्पिटल में जन्म होता है तो इन सभी ज्ञानेंद्रियों को इतना विपरीत अनुभव होता है, इतना उल्टा, इतना आक्रांत हो जाने जितना अनुभव होता है। तेज प्रकाश, इतने प्रकाश की उसके आंखों को अभ्यास ही नहीं है, तो आंखें चौंधिया जाती हैं। कर्कश ध्वनि, कानों को मधुर ध्वनि तो नहीं, धीमा संगीत नहीं, परंतु ऐसा कर्कश ध्वनि वह आक्रमण है, उससे कान बधिर होते हैं। ऐसे बधिर नहीं कि वो कुछ भी सुनता नहीं है, ऐसे बधिर कि उसकी संवेदना कम हो जाती है। स्पर्श, अपरिचित अनात्मीय लोगों का स्पर्श, वो तुरंत असुरक्षा का अनुभव करता है। मैं किसके हाथों में कहाँ आ गया हूँ, ये लगता है। फिर ऐसा ही स्वाद, ऐसे ही गंध, ऐसे ही ध्वनि, ये सब ज्ञानेंद्रियों की 50% क्षमता वहीं पर समाप्त हो जाती है, क्षरण हो जाती है। ज्ञान ग्रहण करने की कितनी बाधा निर्माण कर दी हमने। क्यों कर दी? पता ही नहीं है, इसलिए जानकारी नहीं है। हम दुष्ट तो नहीं है, हम बालक के शत्रु नहीं है, कर रहे हैं वो तो उसका भला चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं, लेकिन भला चाहते हुए हम उसके ज्ञानेंद्रियों को नष्ट कर देते हैं। चित्त पर असुरक्षा का आवरण आ जाता है, वो घबरा जाता है, तो फिर वो तो बंद कर देता है अपने आप को, वो आघात होता है। केवल इस एक कारण से उसका जन्म घर में, आत्मीय लोगों के बीच में, ऐसे अनुकूल वातावरण में, ज्ञानेंद्रियों के अनुकूल वातावरण में, चित्त के अनुकूल वातावरण में होना चाहिए। ये तो शिक्षा का सिद्धांत है। परिस्थिति अगर हमने उसे विपरीत बना दी है तो वो तो हमारा दोष है। हमने उस परिस्थिति को अनुकूल बनाना चाहिए। क्यों नहीं बना सकते? दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, अरबों रुपये खर्च करके करके हॉस्पिटलों की व्यवस्था कर सकते हैं, तो सैकड़ों रुपये खर्च करके घर में तो जन्म हो ऐसी व्यवस्था कर ही सकते हैं। शास्त्र नहीं जानते, हकीकत नहीं जानते, प्रक्रिया नहीं जानते, पद्धति नहीं जानते, इसलिए हम उसकी ज्ञान ग्रहण क्षमता ही नष्ट कर देते हैं। तो जन्म होना, उसके बाद, जन्म के बाद तुरंत होता है जात कर्म संस्कार। अत्यंत अत्यंत वो उसकी मानसिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है, भावी संभावनाओं के लिए आवश्यक है, इसलिए जात कर्म संस्कार। बाद में चलते चलते, अभी समय हो गया है, तो चलते चलते दो बातों का उल्लेख करके फिर हम आज का सत्र समाप्त करेंगे। उसके बाद हमारा जो पारंपरिक पद्धति है, पहले 10 दिन किसी को भी स्पर्श नहीं करना, इतना हम पालन करते थे। आज भी उसका वैज्ञानिक महत्व है कि घर से, कमरे से बाहर तो जाना ही नहीं, परंतु अपरिचित लोगों को उस कमरे में आने भी नहीं देना, देखना नहीं, हाथ में लेना नहीं, स्पर्श नहीं करना, बात नहीं करना,
उस 10 दिन तक उसकी आत्यंतिक सुरक्षा करो, ये प्रचलन है। आज क्या होता है, अनाड़ीपन में जन्म होते ही कान पर मोबाइल धर देती है माता और देखो तुम्हारे पापा बात कर रहे हैं। इतना अनाड़ीपन होने वाली माता को कैसे परवड़ता है? हमारे घरों में ऐसी माताएं कैसे हो सकती है? हम कर क्या रहे हैं? 10 दिन तो ये है, 40 दिन तक उसको घर से बाहर नहीं निकलना, भले कमरे से बाहर निकले, घर से बाहर नहीं निकलना। वास्तव में 40 दिन का होने पर निष्क्रमण नाम का संस्कार होता है। प्रथम देव दर्शन, प्रथम सूर्य दर्शन, बाद में देव दर्शन, बाद में लोक दर्शन। तो 1.25 महीना घर में रहते ही थे, बाहर नहीं जाते थे। ये परंपरा वैज्ञानिक पद्धति से आज भी पालन करने योग्य है। छुट्टी नहीं मिलती, इतने आते जाते लोग हैं, कहाँ बिठाएंगे, मना कैसे करेंगे, ये सब हम करते हैं। तो लोक प्रबोधन, लोकमत परिष्कार का ये विषय है। अरे भी ऐसा मत मानो, जाओ नहीं, उनके घर मत जाओ, देखने के लिए मत मांगो, हाथ में लेने के लिए मत मांगो, ये भी करना, और दो नहीं ये भी करना। तो ऐसा करते हैं। इस 1.25 महीने में हमारा कर्णवेद संस्कार होता है, अत्यंत आवश्यक। शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, नाड़ी तंत्र की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक ऐसा कर्णवेद संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है। और 40 दिन तक उसकी इस प्रकार की घर में सुरक्षा करके, इसका अर्थ है उसके ज्ञान ग्रहण करने के सभी करणों को, सभी अंगों को अत्यंतिक सुरक्षा में रखकर उसके विकास की संभावनाओं को हम बहुत बलवान बनाते हैं। आज यदि हमको ये करना ही नहीं है तो गुरुकुल क्यों करना? नहीं करना ना, गुरुकुल भी क्या करना है उसको? वो गुरुकुल खेले थोड़ा होता है। उसके लिए जैसे बालक चाहिए वैसे तो घर में पैदा होने चाहिए ना। तो आज हमने बालक की 40 दिन तक की यात्रा, माने गर्भाधान से लेकर 40 दिन की यात्रा मोटे मोटे रूप में की है। इसका विस्तार से शास्त्र तो बहुत है, लेकिन वो स्वतंत्र अध्ययन का विषय है। आज हमने उसके कुछ मोटे मोटे सूत्रों का ही विचार किया है। परंतु हम समझ सकते हैं कि आज कितनी विपरीत स्थिति है इस विषय में। उस विपरीत स्थिति को हम सीधी कैसे बनाएंगे, अनुकूल कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर सुधी लोगों ने विचार करना चाहिए। क्योंकि देश के 100% लोगों को इसकी आवश्यकता है, कुछ लोगों को नहीं, सभी को आवश्यकता है। राष्ट्र समर्थ बनना है तो प्रजा समर्थ चाहिए, और प्रजा समर्थ बननी है तो उसके जन्म से संबंधित शास्त्रों का, संबंधित जन्म से संबंधित बातों का, परिस्थिति का विचार तो हमको करना ही चाहिए। ये तो घर घर की बात है, हर परिवार की बात है, हर माता पिता की बात है, हर जन्म लेने वाले शिशु की बात है। इसलिए हमें उसकी ओर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इतनी 2-3 मुद्दे कहकर मैं आज का विषय यहाँ समाप्त करती हूँ। आगे हम 1 वर्ष की आयु तक, 2 वर्ष की आयु तक, 3 वर्ष की आयु तक, और फिर 3 से 5, 5, 6, 7, 8 ऐसे चरणों में आगे उनका शिक्षा क्रम कैसा होता है, विकास का क्रम कैसा होता है, इसके बात करेंगे। अभी यहाँ रुकती हूँ। नमस्कार। ज्यादा हो गया समय? जी। हाँ, आज थोड़ा देर से भी शुरू किया था ना। ठीक जी। तो अभी किन्हीं के कोई प्रश्न या कोई बात रखनी है तो अपना हैंड राइज कर सकते हैं। जी, संतोष कुमार जी, आप अनम्यूट करके बात रख सकते हैं। जी, प्रणाम ताई, सभी को नमस्ते। नमस्कार। मेरा सवाल है जी, मेरा सवाल है ताई, जैसे कि जो कुल में या जो वर्ण में लोग जन्मते हैं
तो उनका तो प्रभाव मतलब उनके बच्चों पे आता है। तो अभी मतलब देखने में आता है कि ब्राह्मण का काज जो है पूजा करना और पाठ, ये अभी अन्य जाति के लोग भी उसका शिक्षा ग्रहण करवाते हैं। तो वो कहाँ तक उचित है ताई? मतलब जो गर्भ में वो चीजें संस्कार में नहीं आई, उनके कुल में नहीं था, तो अभी वो चीजें बाद में वो उन्होंने अध्ययन किया, तो उसका हमारे समाज पे क्या प्रभाव आएगा आने वाले समय में, जैसे हाँ, अन्य जाति या वर्ण के लोग? जी ताई। अभी हाँ, अभी आज हमारे विषय में वर्ण, जाति, कुल ये बातें नहीं थी। ये तो शुद्ध वैज्ञानिक बातें हैं, जन्म लेने की, गर्भ में आने की ये बातें हैं। ये सभी को एक समान लागू होती है। संस्कार करने में ब्राह्मण या वैश्य या अन्य वर्ण ऐसा भेद नहीं है। संस्कार मानसिक होते हैं, माने चित्त के साथ संबंधित हैं और यज्ञ के उसके साथ संबंधित हैं, इसलिए कहीं पर भी वे हो सकते हैं। इसलिए हम उसको नहीं अभी ये करेंगे। जब वो विषय आएगा, वर्ण और जाति और कुल और फिर उसकी रीति नीति ये सब विषय आएगा, तब हम उसकी बात करेंगे। अभी तो ये गर्भाधान, गर्भावस्था और फिर जन्म, ये इतनी बातों जी तक हम सीमित रहते हैं। हॉस्पिटल में जन्म होना इसका अर्थ है कि विपरीत वातावरण में जन्म होना, घर में जन्म होना इसका अर्थ है कि अनुकूल वातावरण में जन्म होना। अनुकूल वातावरण निर्माण करने के लिए हमको ही करना है, उसमें कोई ब्राह्मण क्षत्रिय जैसा कुछ नहीं होता है और व्यवसाय आदि भी कुछ नहीं होता है। जन्म जन्म होता है, इस रूप में इसको देखना चाहिए। जी मैं कुछ कहूँ? जी ताई हाँ, जी, सुवर्णा जी आप रखिए बात। मैं सिर्फ सपोर्ट का ये कर रही हूँ हाँ। कि एडवांस जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है मैं वो पढ़ाती हूँ। ताई जी ने आज जो जो बताया वो सारा जो गर्भाधान से लेके, जिसको आधुनिक भाषा में जाइगोट फॉर्मेशन से लेके पूरा कंप्लीट एम्ब्रियो डेवलपमेंट का पूरा संस्कार, उसको डीएनए रेगुलेशन कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो संस्कार जो है हर सूक्ष्म संस्कार डीएनए पे होता है और वो होता है। संस्कार लेके ही जीव जन्म लेता है, आगे वही वो प्रोग्रेस होता है। हाँ, वही उसको, उसका कोई विकल्प नहीं, उसको बाद में नहीं बदल सकते। जो हो गया वो बिल्कुल तो हो ही गया, ऐसा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके पीछे बहुत बड़ी बायोकेमिस्ट्री है, हाँ, बहुत बड़ा chemical भी है। उसपे मेरा आर्टिकल भी बहुत आए हैं उसके ऊपर, अच्छा तभी तो मैं अच्छा बताइए आपको। अच्छा अच्छा। तो ये जी पूर्ण रूप से वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें बिल्कुल कोई बिल्कुल वर्ण, जाति, धर्म, संप्रदाय इसकी कोई बात ही नहीं है। ये बायोलॉजिकली, ये जेनेटिक है, ये प्राणिक है, ये मानसिक है, ये चित्त का है और ये तो व्यक्तित्व के अंग हैं और सभी में होते हैं। ह्यूमन बीइंग की बात है, ये कोई वर्ण संप्रदाय की बात ही नहीं है। बिल्कुल जी। जी ताई, अभी 7:02 हुआ है। चूंकि आज थोड़ा विलंब हो गया था तो हम 7 मिनट अतिरिक्त हाँ। चला सकते हैं। हाँ, ये शब्द मैंने बहुत बार सुने हैं और वो प्रक्रिया भी मैंने खुद अनुभव किया है और देखा भी है, परंतु ये क्या है ये मैं जानना चाहती थी। अभी पिछले ताई ने जो बताया और एक ताई ने, तो जी। मुझे लग रहा है आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड इन अ प्रॉपर वे। इसके बारे में मुझे था एक प्रश्न। हाँ, और दूसरा था, अगर हम इस गर्भाधान की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो पुनरुत्थान में कोई व्यवस्था है ये सीखने के लिए, ये बातें सीखने के लिए? हाँ, ये मेरा दूसरा था, तो बताइए, आप जरा प्रकाश डालें इस पर। पुनरुत्थान में व्यवस्था है, इस एक वाक्य से आप आश्वस्त हो सकते हैं। संस्कार की बात की, सामान्य संदर्भों में संस्कार के 3 अर्थघटन किए जाते हैं।
एक है बहुत प्रचलन में जो है अच्छे संस्कार बुरे संस्कार, तो सद्गुण होते हैं ना, माने अच्छा व्यवहार है, विनयशील है, विनम्र है, मृदुभाषी है, मधुरभाषी है, तो हम कहते हैं संस्कारवान व्यक्ति, संस्कारी व्यक्ति है। तो संस्कार को हम सद्गुण के रूप में बोलते हैं, परंतु टेक्निकली साइंटिफिकली वह केवल सद्गुण नहीं है, हम कुसंस्कार भी तो बोलते ही हैं। सुसंस्कार और कुसंस्कार कहते हैं, इसका मतलब है संस्कार अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं। तो फिर ये संस्कार क्या है? चित्त पर पड़ने वाले इम्प्रिंट्स जो हैं, जो हम खाते हैं, उसके बोलते हैं, उसके सोचते हैं, उसके देखते हैं, उसके परिस्थिति है, उसके अन्य लोगों के संगत के, ये सारा जो अब हमारे प्रति जो व्यवहार है, माने उस चित्त की जब संस्कार ग्रहण करने की क्षमता है, तब चित्त पर जो छाप पड़ती है, उस छाप को संस्कार कहते हैं। तो ये संस्कार गर्भावस्था में सबसे अधिक तीव्रता से होते हैं, क्योंकि चित्त सर्वाधिक सक्रिय है, उसको संस्कार कहते हैं। ये परिभाषा है, टर्मिनोलॉजिकली ये संस्कार है। तीसरा संस्कार क्रियात्मक, जो हम यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, मंत्र बोलते हैं, उसके बाद वो जो प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो कर्म कांड के रूप में संस्कार होते हैं, वो इसका तीसरा हिस्सा है। परंतु कर्म कांड में जो संस्कार है, उसका भी चित्त पर पड़ने वाले संस्कार के साथ सीधा संबंध होता है। वो चित्त इंक्लूड्स ईच एंड एवरी ऑर्गन उस अवस्था में, क्योंकि बाकी के ऑर्गन्स जब मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं, तो वो सारे के सारे चित्त में तो है ही। इस रूप में इस संस्कार को समझना चाहिए। संस्कार विज्ञान ये बहुत बड़ा शास्त्र हमारे यहाँ है, उसके ग्रंथ भी मिलेंगे आपको। कौन सा होता है? संस्कार बढ़ विज्ञान। गई। अच्छा, पुस्तक का नाम ही ऐसा है? हाँ हाँ। अच्छा, धन्यवाद जी। योगेश्वर जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। ताई जी प्रणाम। नमस्कार। हाँ, संस्कार और चित्त के कौन विषय बोल में रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? योगेश्वर दीक्षित, जनपद संभल अच्छा, से हाँ, एक ठीक शिक्षक बोल समझ रहा में आ हूँ। गए। जी थोड़ी जिज्ञासा थी। योगेश्वर जी, बाद में आप मुझे 1-2 मिनट के लिए फोन पर बात करेंगे? जी जी सत्र समाप्त होने के बाद। जी 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 ठीक है। हाँ, अब पूछिए आपका प्रश्न। अच्छा, कुछ जिज्ञासा थी कि सुना था कि गर्भाधान के समय हमें सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार आयु, कर्म, विद्या और मृत्यु कब होनी है ये निश्चित हो जाते हैं। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपसृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। प्राणी की 5 चीजें, ऐसा सुना था। तो आज पुष्टि के लिए आदरणीय ताई जी से जानना चाह रहे थे। अरे, आपने मेरे कथन की पुष्टि की, मैंने उसकी पुष्टि नहीं की। वो जो शास्त्र में कहा गया है, वो मैंने आज जो कहा उसकी पुष्टि करता है। जी जी। तो ये सही माना जाए, सुना था तब कहीं से पढ़ा था। शास्त्रों को श्रद्धा पूर्वक अंगीकार करना चाहिए। जी भाई। केवल एक सूत्र साथ में जोड़ना, आज के समय में उसका रेलेवेंस क्या है, प्रासंगिक क्या है, उसके ऊपर जोर देना चाहिए, ये बताना चाहिए। हम उनको युगानुकूल पद्धति से प्रस्तुत भी नहीं करते और रेलेवेंट बनाने के लिए समझाते भी नहीं हैं, इसलिए शास्त्रों के प्रति हम अन्याय करते हैं। बाकी शास्त्र पर श्रद्धा तो होनी चाहिए, लेकिन समझ में भी आना चाहिए। जी 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 प्रणाम ताई। हाँ संजय जी, आप। जी, मैं संजय कुलकर्णी लातूर से, नमस्कार। हाँ जी।
कहिए। पहला नमस्कार। प्रश्न, हाँ, 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ऐसा है, आपने हाँ, कहा और ठीक ही है, घर में ही हाँ, प्रसूति होनी चाहिए, लेकिन हाँ, अब ऐसा है कि वो प्रसूति करने वाले महिलाएं जो पहले होती थी वो बहुत ट्रेंड होती थी, उनका अनुभव हाँ, रहता था। हाँ, अभी वैसा नहीं है। तो हाँ, 10 में से, मैंने देखा है गांव में, हाँ, 10 में से 1 महिला का ऐसा होता था। हाँ, एक तो माता जाती थी, हाँ, बालक जाता था, नहीं तो हाँ, दोनों भी जाते थे, हाँ, हाँ, क्योंकि वो सब अनट्रेंड थे। अब वैसा नहीं है, दवाखाने में गए तो लोगों को लगता है कि भरोसा है, दोनों भी बच लगता, जाएंगे, इसीलिए हाँ, हाँ, दवाखाने में जाती है। सुनो कि संजय अब जी, लगता अब ही है। आज भी अनाड़ी डॉक्टरों के हाथ में कितने ही पेशेंट मरते हैं। तो अनाड़ी होंगे तो वैसा ही होगा। तो हमें आवश्यकता है जानकार दाइयों का निर्माण करो, उनको सिखाओ। जी। ठीक है ताई। हाँ, हाँ, कोई हाँ। किसी का हैंड राइज नहीं, भी नहीं है, दूसरा उस समय भी है। दूसरा नहीं नहीं, अरे संजय जी का दूसरा प्रश्न। दूसरा ऐसा है कि वो जो हम्म, ज्ञान है अभी बहुत अच्छा है सब ये, हम्म। लेकिन ये संस्कृत में है, और लोग ऐसे कहते हैं कि वो संस्कृत जानने वाले एक ही वर्ण के लोग हैं, उनके पास ही रह गया। हमें संस्कृत नहीं आती है, हम कम स्कूल में नहीं गए, तो ये ओ, हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम करते नहीं है। अरे अरे संजय जी, ये मराठी में भी है, गुजराती में भी है, हिंदी में भी है, कानड़ी में भी है। सभी भाषाओं में इन शास्त्रों का विकास हुआ तो है। अब संस्कृत निष्ठ है, इसमें संस्कृत का क्या दोष है? लोग ऐसा कहते हैं तो लोगों को समझाओ, और उनको जो भाषा समझती है उस भाषा में कहो। उस भाषा में कहने के लिए अनेक लोक साहित्य की कृतियां हैं, लोकगीत हैं, लोक नाट्य हैं, लोक नृत्य हैं, लोक कथाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो ये ज्ञान जो है उसमें भी रूपांतरित हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमको करना बाकी है, हुआ है। केवल उसको जानने समझने की आवश्यकता है। बाकी संस्कृत में ही नहीं है, वो तो लोक भाषा है ना। मान्य मराठी में भी नहीं, लोक बोली की मराठी में भी है, लोक बोली के गुजराती में भी है, लोक बोली की हिंदी में भी है। हम उसको, हम ना तो संस्कृत देखते हैं ना लोक भाषा देखते हैं, हम देखते ही नहीं है, और खाली खाली बिना देखे, ऐसा है। अपरिचयात अवज्ञा, अति परिचयात अवज्ञा। बहुत परिचय हो गया ना तो हम लोगों को गृहित मान लेते हैं। ऐसी इसके अपरिचयात अवज्ञा, जानते ही नहीं कि वो क्या है, कैसा है, कहाँ है कि नहीं, वो जानते ही नहीं, खाली गाली ही देना है। ऐसा आज का प्रचलन तो ऐसा है। मैं तुमको नहीं जानती कि तुम कौन हो, कैसे हो, लेकिन मुझे तो तुमको गाली गाली ही देना है क्योंकि तुम कुलकर्णी हो। उसका उपाय तो अलग प्रकार से होता है, ज्ञानात्मक उपाय नहीं होता, वो प्रबोधनात्मक उपाय होता है। जी। जी ताई, अभी किसी का हैंड राइज भी नहीं है और उस समय भी दोनों चीज हुई है, तो क्या सत्र को रोक लें? हाँ ठीक है, ठीक, पूर्ण तो हम करो। सत्र का आज सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,